हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मैथ इजी पे। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो पोलिनोमियल चैप्टर का लेक्चर 1 है। ये क्लास 9 और क्लास 10 के बेसिस पे इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से जो 9th और 10th में जो न्यू सिलेबस आया है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस पे बेस्ड रहेगा। और किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो वर्ड पोलिनोमियल लिखा हुआ है, अगर इसके डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं तो हम लोग को इस पोलिनोमियल का एक बेसिक जो मीनिंग है और पोलिनोमियल बोलते किसको है उसका थोड़ा सा रफ आइडिया लग जाएगा। इसलिए हम लोग पोलिनोमियल को पहले एक बार डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेते हैं। पोलिनोमियल, अब ये वर्ड जो पोलिनोमियल है यहाँ पे, ये जो पोली जो है, ये पोलिनोमियल जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है पोली, दूसरा वर्ड है नोमियल। यानी अगर पोली का डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो पोली का मतलब होता है मेनी। पोली का मतलब क्या होता है? मेनी। और नोमियल का मतलब होता है टर्म। नोमियल का मतलब होता है टर्म या पार्ट्स। टर्म या पार्ट्स। अब ये दोनों टर्म को, दोनों मीनिंग को अगर कंबाइन करते हैं तो इससे क्या मीनिंग निकलता है? इससे मीनिंग ये निकलता है, पोलिनोमियल जो है वो क्या है? बहुत सारे टर्म का आपस में कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे टर्म का आपस में कॉम्बिनेशन है, उसको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। यानी पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या हो गया? यानी पोलिनोमियल में बहुत सारा टर्म रहता है जो आपस में कंबाइन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। अब ये टर्म और पार्ट्स को हम लोग समझते हैं। टर्म और पार्ट, यानी पोलिनोमियल में कब टर्म बोलेंगे और कब किसी भी पार्ट को टर्म बोलेंगे। सबसे पहला चीज टर्म। अब ये टर्म जो है दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। टर्म जो है, पोलिनोमियल का जो टर्म है वो दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से पार्ट? यानी दोनों पार्ट जो आपस में सेपरेट होगा वो मल्टीपल साइन के साथ सेपरेट होगा। यानी टर्म जो होगा, पोलिनोमियल का टर्म दो पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें से ये जो दोनों पार्ट है वो मल्टीपल साइन से सेपरेट हुआ है। यानी अब यहाँ पे दो पार्ट है तो पहले पार्ट में कौन क्या क्या होगा और सेकेंड पार्ट में क्या होगा? पहले पार्ट में जो होगा हमारा रियल नंबर। पहले पार्ट में जो होगा हमारा क्या होगा? रियल नंबर। यानी पहले पार्ट में हमारा रियल नंबर होगा और दूसरे पार्ट में हमारा वेरिएबल होगा। दूसरे पार्ट में हमारा क्या होगा? वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे हमको टर्म का मीनिंग समझ में आ गया। टर्म क्या होता है? टर्म जो है दो पार्ट से मिलके बना हुआ है और दोनों पार्ट जो है हमारा मल्टीपल साइन के साथ सेपरेटेड है। मल्टीपल साइन के साथ सेपरेटेड है। जैसे एक एग्जांपल, यहाँ पे 3x, अब इसको पार्ट बोलेंगे। हाँ, अब इसको पार्ट बोलेंगे, ठीक है। एक तो ये मीनिंग की वजह से पार्ट बोलेंगे, लेकिन एक और एग्जांपल पे देखते हैं। 3 x का पावर -1, x का पावर -1, ये हमारा क्या हो गया? पार्ट है। ये हमारा पार्ट नहीं है। ये हमारा पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है उसको समझते हैं। ये हमारा पार्ट नहीं है। क्यों पार्ट नहीं है? क्योंकि जो वेरिएबल होगा हमारा, जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल के जो पावर, वेरिएबल का जो पावर होगा, जैसे x हमारा वेरिएबल है, x हमारा वेरिएबल है, यानी वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, वो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, वो पावर जो होगा वो क्या होना चाहिए? वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए।
यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या नॉन नेगेटिव इंटीजर बोले या पॉजिटिव इंटीजर बोले, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, यानी जो हमारा जो पावर होगा वो बेसिकली क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। इसी कारण से ये जो टर्म है हमारा, ये जो टर्म है ये हमारा टर्म नहीं है, ये जो पार्ट्स है हमारा ये टर्म नहीं है। यानी यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ये टर्म का जो डेफिनेशन था हमारा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये टर्म हो जाएगा। लेकिन ये जो वेरिएबल का जो एक कंडीशन है यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो टर्म कब बोलेंगे, पोलिनोमियल में टर्म जब बोलेंगे जब वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सा कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 क्या है, दोनों पार्ट आपस में मल्टीपल साइन के साथ सेपरेटेड होगा। दूसरा पार्ट होगा जो पावर होगा हमारा, पावर वो क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा हमारा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल भी हो सकता है, यानी ऐसा है, यानी ऐसे भी हो सकता है 3x y z, यानी ये मल्टीपल वेरिएबल भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है सिंगल वेरिएबल, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हमको सिर्फ सिंगल वेरिएबल पढ़ना है, इसीलिए हम लोग सिंगल वेरिएबल के हिसाब से ही समझेंगे। यहाँ तक टर्म क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डिग्री पे। अब आ जाते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है पावर, पावर को ही डिग्री बोलते हैं, पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। यानी पावर जो होगा, पावर किसका चेक करना है, पावर जो होगा हमारा वेरिएबल का पावर को चेक करना है। जैसे 5 एग्जांपल लेते हैं, 3x² y z, 5x का क्यूब, 8x का पावर 4, 2x² y, x का क्यूब y z। अब यहाँ पे डिग्री, डिग्री का मतलब होता है, डिग्री का मतलब होता है एडिशन ऑफ, डिग्री का डेफिनेशन होता है एडिशन ऑफ पावर, एडिशन ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, एडिशन ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे मेरे पास कितना वेरिएबल है, 1 2 3, 3 वेरिएबल्स है। इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री। अब यहाँ पे वेरिएबल का पावर, यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 2 है, तो वेरिएबल का पावर कितना हो जाएगा, x पे पावर 2 है, y पे पावर 1 है, इस पे पावर कितना है, 1 है। यानी इसका जो डिग्री होगा 1 2 + 3 कितना, 4 हो गया। यानी इसका डिग्री कितना हो गया, इसका डिग्री हो गया 4। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पावर कितना है, 3, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 3। यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे पावर हमारा x का पावर यहाँ पे 4 है, तो डिग्री कितना हो गया, 4। और यहाँ पे पावर कितना है, 2 + 1 यानी 3, इसका मतलब डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया हमारा इसका 3। यहाँ पे डिग्री कितना हो गया, 3 + 1 + 1 यानी कि 5, यानी इसका डिग्री कितना हो गया, डिग्री हमारा 5 हो गया। यहाँ तक क्लियर, डिग्री में कोई परेशानी नहीं होगा। अब आ जाता है कांस्टेंट, जैसे 5 √2 4, ये 3 हम ले लिए आसानी से। अब इसका ये हमारा क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट का मतलब मीनिंग होता है जिसका वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो। और वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, जिसका वैल्यू है
टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट बोलेंगे जिसका टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएबल चेंज नहीं होता, जिसका टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट, जिसके टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल। अब यहाँ पे 5 को कांस्टेंट बोलेंगे क्योंकि 5 अगर कहीं पे भी लिखा हुआ होगा इसका मीनिंग क्या होगा 5 होगा, यानी ऑलवेज 5 होगा, यानी 5 कभी भी अपना कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू चेंज नहीं करेगा। √2 इसका भी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा। 4 इसका भी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट क्यों बोले, इसको कांस्टेंट इसलिए बोले क्योंकि देखिए यहाँ पे अब एक चीज समझने के लिए, कांस्टेंट का डेफिनेशन तो ठीक है लेकिन ये टर्म है कि नहीं है, टर्म के लिए क्या कंडीशन है, टर्म भी सबसे पहले चेक करना पड़ेगा टर्म है कि नहीं है। टर्म के लिए क्या कंडीशन है, टर्म के लिए कंडीशन है हमारा दो पार्ट्स आपस में मल्टीपल साइन के साथ सेपरेटेड है। लेकिन अगर ये तीनों एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो है पार्ट जो है वो मल्टीपल साइन, यानी एक ही पार्ट है, इसमें दो पार्ट नहीं है और टर्म के लिए कम से कम दो पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 जो है हमारा, यहाँ जो 5 है वो बेसिकली एक पार्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो पार्ट है लेकिन एक पार्ट क्या है हिडन है। कैसे, इसका मतलब देखिए यहाँ पे x का पावर 0, x का पावर 0, x का पावर 0। अब यहाँ पे मेरा टर्म सेटिस्फाई कर गया, टर्म का जो कंडीशन सेटिस्फाई किया, दो पार्ट है, ठीक है, दोनों पार्ट आपस में। और ये जो पावर है हमारा क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, यानी यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना। अब यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आया, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट नथिंग बट इट इज अ पार्ट्स टर्म हैविंग डिग्री 0। जिस भी पार्ट का, जिस भी टर्म का अगर डिग्री 0 होगा उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। और इसका हम लोग अलग से एक टर्म दे देते हैं कांस्टेंट, लेकिन इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका डिग्री क्या होता है, इसका डिग्री होता है हमारा 0। क्लियर, यहाँ तक टर्म डिग्री और कांस्टेंट आसानी से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे पोलोमियल का डिफरेंशिएशन, पोलोमियल अब यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस और माइनस साइन, मीनिंग पोलोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड माइनस साइन, पोलोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड माइनस साइन। मतलब हो गया, यानी पोलोमियल का जो पार्ट है, यानी जो पोलोमियल क्या है, इसका मीनिंग से हम क्या समझे थे, पोलोमियल जो है बहुत सारे पार्ट से बना हुआ है, मतलब बहुत सारे पार्ट्स आपस में कंबाइन करके बने हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं पोलोमियल। और यहाँ डेफिनेशन हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस में, अब जितना भी पार्ट होगा वो हमारा प्लस और माइनस ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड होगा, मतलब प्लस और माइनस के साथ आपस में कंबाइन होगा। जैसे 3x² प्लस 5x माइनस का 6, 3x² प्लस का 5 माइनस 6, ये हमारा क्या है पोलोमियल। और यहाँ पे दोनों ये हमारा अलग टर्म है, ये हमारा अलग टर्म है, ये हमारा अलग टर्म है, तीनों टर्म आपस में कंबाइन हुआ है किससे, प्लस से और माइनस से। क्या किससे कंबाइन हुआ है, प्लस से और माइनस से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं पोलोमियल। पोलोमियल का मतलब हो गया बहुत सारा टर्म आपस में कंबाइन करेगा प्लस और माइनस साइन के साथ, उसको क्या बोलते हैं पोलिनोमियल। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे पोलोमियल एक पोलोमियल जो एक्सप्रेशन है उसका हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म हमारा ये होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, पोलोमियल पी फॉर पोलोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स a0 a1 के पावर x a2 पे पावर x का लेके an x का पावर n तक, वेयर an नॉट इक्वल टू 0 एंड a0 मतलब a0 a1 a2 a3 a1 क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। a1 a0 a1 a2 एंड a1 क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पे a1 इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? a1 इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? वो टर्म ही नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? टर्म ही नहीं रह जाएगा। वो क्या हो जाएगा? टर्म पूरा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे a1 a0 a1 a2 a3 an क्या हमारा रियल नंबर है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। एक्सप्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में ये फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेशन को डोनेट करते हैं। ठीक है। और ये जो डिग्री है, जैसे टर्म का जो डिग्री है, ये टर्म है हमारा, ये एक टर्म है, ये दो, पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, इस तरह से बहुत सारा टर्म है, एन टर्म तक हमारा नंबर है। जिसमें से हमारा जो वेरिएबल है ना, एक्स वेरिएबल, ये एक्स का वेरिएबल हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन एक्स का पावर, एक्स पे पावर जो होना चाहिए हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। या इसको पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल होता है जिससे हम लोग किसी भी पोलिनोमियल को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का है? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर का मतलब होता है सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाला टर्म रहेगा, फिर क्या होगा? मिनिमम पावर वाला टर्म। क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे 6 माइनस का 3 5x² 3x प्लस 5x² माइनस का 6 5x² माइनस का 3x प्लस का 6। यहाँ पे 3 पोलिनोमियल का फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, 3 पोलिनोमियल का फॉर्म लिखा हुआ है और तीनों पोलिनोमियल का जो फॉर्म है वो क्या है? सही है, वो फॉर्म में सही है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा होगा? वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। मतलब क्या होगा? ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है? x पे पावर 0 छुपा हुआ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हमसे क्या बोल रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन पोलिनोमियल है। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है लेकिन पोलिनोमियल है। यहाँ पे देखें, पावर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो गया? x के पावर 0। ये भी हमारा क्या है? एक ऑर्डर भी नहीं है। मतलब क्या? एक ना ही ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये पोलिनोमियल नहीं होगा। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है, पोलिनोमियल है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये, यानी यहाँ पे x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, यहाँ पे x पे पावर 0 है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं।